First of all, very good evening to all of you, and most welcome to our Techlomath YouTube channel. And To get more information about lectures of Constitution of India or any other law legislations, and to get more notes for judiciary preparation, you can visit our website www.onlinelawclass.com, or you can subscribe our YouTube channel as well. So today जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know something about फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 के अंदर प्रोवाइडेड है. सबसे पहली बात ये कि पार्ट 3 जो है हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है. बाकी के इसके बाहर, इसके आउटसाइड जितने भी राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है. जैसे कि हमारा पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, ये हमारा पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको जो है अब चेंज करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि अब आर्टिकल है 300A. सो अब जो है राइट टू इक्वलिटी जो मेन है, ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर 14 से लेके 18 तक है. एंड आर्टिकल आज जो है हम डिस्कस जो करनी है वो सिर्फ 14 एंड 15 को डिस्कस करना है, जो कि बहुत ही लेंदी भी है और जिनके बारे में कुछ डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा. सो आर्टिकल वैसे तो 14 देखी जाए तो सिर्फ एक लाइन की आर्टिकल है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ. सिर्फ इतने से दो कंसेप्ट दे रखे हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, इनको डीप में हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये जो कंसेप्ट हैं दोनों, ये कहाँ से लिए गए हैं और कैसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं, कहाँ से आए हैं और इनका ओरिजिन है क्या वैसे मेनली. सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 क्या कहती है? इक्वलिटी बिफोर लॉ. सबसे पहले तो इसका क्या हमने देखना है कि ये जो है इसके अंदर दो कंसेप्ट हैं. पहला कंसेप्ट ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ. सेकंड कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. अब यहाँ पे पहली चीज ये, यहाँ पे जो लॉ है, यहाँ पे लॉ सिंगुलर है और लॉज जो है ये प्लूरल है. पहला डिफरेंस बेसिक सा जो कि है यहाँ पे डिफरेंस है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है. चलिए अब मैं एक चार्ट बनाऊंगी इन दोनों का. यहाँ पे पहला कंसेप्ट लिख लेते हैं सिंगल, और यहाँ पे लिख लेती हूँ सेकंड. सो फर्स्ट का मतलब ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड सेकंड कंसेप्ट का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. फर्स्ट कंसेप्ट जो है ये हमारा नेगेटिव कंसेप्ट है, पहली बात तो ये. और जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट है. हाउ, ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फर्स्ट कंसेप्ट नेगेटिव है और कैसे सेकंड कंसेप्ट जो है ये प्राइवेट कंसेप्ट है, ये हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट है रादर. सो पहला तो ये डिफरेंस पता लगा. सेकंड क्या है, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये हमारा ब्रिटिश कंसेप्ट है, ब्रिटिश कंसेप्ट है. और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ये हमारा है अमेरिकन कंसेप्ट. अमेरिकन कंसेप्ट जो है ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बोरो किया है. लेकिन जो नेगेटिव कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये हमारा नेगेटिव कंसेप्ट है एंड ये हमने ब्रिटेन से नहीं लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो नहीं किया है. लेकिन ये एक फेमस ज्यूरिस्ट थे, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, एवी डाइसे थे, जिनका एक कंसेप्ट था रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ. सो रूल ऑफ लॉ के अंदर जो थे, इसके अंदर तीन चीजें थी उसने डिफाइन की थी. फर्स्ट क्या बोला था? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ पावर, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ पावर. एंड सेकंड कंसेप्ट जो इसके अंदर था, सेकंड पॉइंट जो था वो था कि प्राइमेसी ऑफ
राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। एंड जो थर्ड कंसेप्ट था, जो थर्ड पॉइंट था रूल ऑफ लॉ के अंदर, वो था इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसे था, अब इसके ऊपर देखते हैं कि ये हमने जो इंडिया ने सिर्फ जो यहां से बोरो किया, वो सिर्फ दो कंसेप्ट बोरो किए। अब इसको ध्यान से समझना, पहला कंसेप्ट हमने बोरो किया यहां से, जो सेकंड कंसेप्ट था वो बोरो किया, थर्ड सॉरी, एंड जो सेकंड कंसेप्ट था प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, ये हमने बोरो नहीं किया। हमारे जो राइट्स है इसको प्राइमेसी नहीं दी गई, सुप्रीमेसी नहीं दी गई है, क्योंकि इस चीज को हम देख भी सकते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है, जब तो जो हम आगे पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे ये टॉपिक इमरजेंसीज के ऊपर, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आज जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो वहां पे स्टेट के पास जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट यहाँ पे कौन है, इंडिया, तो जब नेसेसिटी होती है तो इन राइट्स को जो है वहां पे रद्द भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं फॉर द टाइम भी। तो इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है हमने बोरो नहीं किया है। अदरवाइज जो है अगर सुप्रीमेसी वाला कंसेप्ट हम यहाँ से उठा लेते तो फिर जो है वायलेट सस्पेंशन करने का जो है राइट, जो पावर थी गवर्नमेंट के पास है, वो इस टाइम नहीं होनी थी। सो ये कंसेप्ट हमने नहीं बोरो किया। दो कंसेप्ट हमने लिए रूल ऑफ लॉ के, फर्स्ट एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ पावर, सेकंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो ये है इस तरीके से ब्रिटिश कंसेप्ट। अमेरिकन कंसेप्ट ये कैसे है, दूसरा कि ये अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया है एज इट इज। अब बात आती है कि ये नेगेटिव कंसेप्ट एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ये कैसे हैं। जो नेगेटिव कंसेप्ट है एंड पॉजिटिव कंसेप्ट है, जो नेगेटिव कंसेप्ट है ना, ये कैसे नेगेटिव कंसेप्ट है, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि चाहे पर्सन पुअर है, चाहे रिच है, चाहे स्ट्रांग है, चाहे वीक है, वो जो पर्सन है, चाहे वो ऑफिशियल है चाहे नॉन ऑफिशियल है, चाहे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, हर पर्सन जो है लॉ के सामने बराबर है, इक्वल है। लॉ के सामने इक्वल है, लॉ सबको एक नजर से जो है देखेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव कंसेप्ट, अभी तक तो पता नहीं चला कि ये नेगेटिव कैसे, हाँ सारे इक्वल हैं, लेकिन देखा जाए फॉर एग्जांपल जीएसटी, जीएसटी इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस कंसेप्ट। जीएसटी अब देखिए, चाहे पर्सन गरीब है चाहे अमीर है, कोई भी गुड्स बाय करता है, गुड्स परचेज करता है, जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसमें होता है इंक्लूडेड। तो उस केस में अब देखा जाए तो वो चीजों का बिल जो है, जो टैक्स है, एक गरीब बंदा भी उतना ही पे कर रहा है, एक रिच पर्सन जो है वो भी उतना ही पे कर रहा है। तो ये एक तरह से एक नेगेटिविटी आ गई कि मतलब जो बंदा गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, और रिच के ऊपर जो है इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज का। तो इस तरह से ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है कि हर पर्सन को जो है इक्वल रखा जाता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, पैसा चाहे है उसके पास चाहे नहीं है, लेकिन अगर उसको गुड्स परचेज करनी है तो उसके अंदर जो जीएसटी ऑलरेडी जो है ऐड है, इंक्लूडेड है, वो तो पे करना ही पड़ेगा। इस तरीके से ये नेगेटिव कंसेप्ट है। अब पॉजिटिव कंसेप्ट जो है सेकंड वन, वो पॉजिटिव कैसे है, अब इसका देख लेते हैं। नेगेटिव वाला होपफुली समझ आ गया होगा सबको अभी। पॉजिटिव कंसेप्ट जो है सेकंड कंसेप्ट है, इसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे कि अब एक ये हम वो बना लेते हैं, चिट सी बना लेते हैं कि ये एक एथलेटिक्स का वो है, ठीक है जी। अब यहाँ पे तीन पर्सन हैं, तीन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस के अंदर, ठीक है जी। एक पर्सन यहां से स्टार्ट करेगा,
और एक पर्सन यहां से करेगा और जो तीसरा है वो यहां से करेगा, इसी तरह से तो वो इक्वल ट्रीटमेंट होएगी। इक्वल ट्रीटमेंट करनी है, अब इक्वल जो सिचुएशन है सिमिलर होनी चाहिए। अब तीनों पर्सन के सामने सिचुएशन तो सिमिलर है कि एक दौड़ होएगी, एक रेस होएगी, और उसके अंदर जो है डिस्टेंस जो है जो कवर करना है तीनों को इक्वल इक्वली करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखा जाए तो इसके पास तो बहुत ही कम गैप है, ये तो बहुत ही कम डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दिस पर्सन। जो बाहर वाला है, आउटर वाला है, इसके पास तो ज्यादा हो गया इसका मतलब। लेकिन उसी हिसाब से उस पर्सन को हम थोड़ा आगे से स्टार्ट करवाएंगे, और जो फर्स्ट पर्सन है, जो बीच वाला है, सेंटर वाला है, जिसका सबसे छोटा राउंड है, वो उसका हम एंड से स्टार्ट करवाएंगे, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करवाएंगे। इस तरीके से हम जो है इनको इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे सिमिलर सिचुएशन में। इसलिए ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट सही माना जाता है। कि देखिए अब ये है, फॉर एग्जांपल ये एक जो है स्टेडियम है, और यहाँ पे उन तीनों पर्सन्स ने जो है दौड़ना है। अब ऐसा तो है नहीं है कि इसको भी हम यहीं से स्टार्ट करवाएंगे, इसको भी यहीं से और इसको भी यहीं से, ये तो फिजिबल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? ये तो इनइक्वालिटी हो जाएगी, एक तरह से, एक तरह से इनइक्वालिटी हो जाएगी ये। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो पॉजिटिव कंसेप्ट है वो इस चीज को निकारता है। वो ये कहता है कि सिचुएशन अगर सिमिलर है तो वो पर्सन जो है, तीनों के तीनों जो है वो इक्वल ट्रीट जो है किए जाएंगे सिमिलर सिचुएशन में, प्रिविलेजेस के लिए रिगार्डिंग भी और लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग भी, चाहे उनको फायदे हैं चाहे उनके नुकसान है, चाहे उन्होंने कोई नुकसान किया है, लाइबिलिटी कोई ऑफेंस किया है, तो जो है ट्रीटमेंट जो है इक्वल किया जाएगा। सो होपफुली ये नेगेटिव कंसेप्ट एंड पॉजिटिव कंसेप्ट दोनों का ही समझ आ गया होगा सबको। फर्स्ट कंसेप्ट ब्रिटिश है, सेकंड जो है अमेरिकन है। सो ये तो था आर्टिकल 14 का थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से आउटसाइड जो मैंने बताई है। अब आर्टिकल जो 14 है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जो लोग हैं ना, जो सिटीजन है, जो सिटीजन है, ये एक तरह से एक एक्सपेक्ट करता है स्टेट से, गवर्नमेंट से, कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो लॉ मेकर्स हैं, ये सबको इक्वल ट्रीट करें, सबको समान ट्रीट करें, कि इसकी नजरों में सारे जो हैं इक्वल हों। तो ये एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है हर सिटीजन की। इसलिए इस आर्टिकल को डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। दूसरी बात, रूल ऑफ लॉ जो है ये हमारा एवी डाइसे ने दिया है, एवी डाइसे ने दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, हमारा प्रीलिम्स में जो है ये क्वेश्चन आ जाता है और आया भी है कि रूल ऑफ लॉ जो है, कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, ये किसका है, किसने बनाया, किसने दिया है? एवी डाइसे ने। और तीसरी बात कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये कंसेप्ट नेगेटिव है, और जो सेकंड वन है वो हमारा पॉजिटिव है। अब ये भी पता होना चाहिए कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, हमारा जो नेगेटिव कंसेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है, कहां से इसका ओरिजिन हुआ है, एंड इक्वल टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये हमने कहां से बोरो किया है। तो ये आर्टिकल है 14। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहती है? आर्टिकल 15 एक डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए बोलती है। किस टाइप का प्रोहिबिशन, किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 5 ग्राउंड्स आर देयर। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, एक तो 5 ग्राउंड्स है आर्टिकल 15 के अंदर, और जो आर्टिकल 16 है ना, उसके अंदर जो हमें ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं वो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग, कि हमें जो डिस्क्रिमिनेशन है एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग उसको एलिमिनेट करना है, उसको रोकना है। पर उसके अंदर डिफरेंस क्या है? इन दोनों के अंदर ग्राउंड्स तो सेम है, लेकिन इसके अंदर 2 ग्राउंड्स जो हैं एक्स्ट्रा दे रखी हैं 16 के अंदर। सो ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आ चुका है
कि आर्टिकल 15 के अंदर कितनी ग्राउंड्स हैं, जो है 5 ग्राउंड्स हैं। आर्टिकल 16 के अंदर जो ग्राउंड्स है डिस्क्रिमिनेशन के लिए वो है 7 ग्राउंड्स। और वो जो 2 ग्राउंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम तब कवर, जब आर्टिकल 16 को कवर करेंगे तब जो है उसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 15 की जो 5 ग्राउंड्स हैं इनको तो सबसे पहला जो काम है इनको लर्न करने का, इनको लर्न कर लेना अच्छे से, पांचों की पांचों ग्राउंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे इनके प्रोविजंस, इनके क्लॉजेस वन बाय वन। सबसे पहले जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है, सबसे पहले तो एक चीज ये बता देती हूँ कि जैसे बाकी लॉज में जो है हम सेक्शंस बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आर्टिकल्स बोलते हैं, एंड जो इसके आगे फर्दर जो डिविजन्स होती हैं, क्लॉजेस होते हैं 1 2 3 4, इनको हम यहाँ पे क्लॉजेस बोलते हैं। लेकिन बाकी जो लॉज हैं, बाकी जो एक्ट हैं, उनके अंदर हम बोलते हैं सब सेक्शन। एंड एक और चीज, इनको लिखने का वे, राइट वे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखना है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ये गलत होता है। मेंस में जब हमने लिखना है कोई भी आर्टिकल या कोई भी सेक्शन जब लिखना होता है तो इस तरीके से लिखना होता है, सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19। ये जो है राइट वे होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे पेपर को इम्प्रेसिव बनाता है, जिससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। ये चीजें देखी जाती हैं कि हमारा पेपर दूर से ही दिखना चाहिए, प्रॉपरली एक्सप्रेस होनी चाहिए हर चीज। तो ये राइट वे है आर्टिकल को, सेक्शंस को लिखने का। मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन वैसे नहीं आता है, प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता है, जनरली नहीं आया है। हो सकता है कोई टॉपिक जैसे होता है, इंग्लिश में होता है कोई, ऐसे राइटिंग आ सकती है, अदरवाइज नहीं आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सेक्शंस जब हमने मेंशन करने तो ये वे है इनको मेंशन करने का। सो फर्स्ट क्लॉज जो है 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2 जो है, ये दोनों जो है जनरल डिक्लेरेशन जो है कर रहे हैं, जनरल डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं इसके अंदर, पहली चीज इन्होंने बोली है कि पहली जो जनरल डिक्लेरेशन है कि जो स्टेट है वो इन ग्राउंड्स के ऊपर, पहले 15 क्लॉज 1 को डिस्कस कर रही हूं मैं, कि जो हमारा जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है हमारी, वो हमारे साथ किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किस बेसिस पे, ये जो 5 ग्राउंड्स दे रखी हैं, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं करेगा। अब आ जाओ 15 क्लॉज 2 के ऊपर। 15 क्लॉज 2 के ऊपर क्या है, इसके अंदर भी एक डिक्लेरेशन ही दी हुई है। डिक्लेरेशन किस टाइप के रिगार्डिंग दी हुई है, अब ये चीज देख लो। इसके अंदर जो दे रखा है ये बोलता है कि जो सिटीजन है, कोई भी पर्सन है, किसी भी कैस्ट से रिलेटेड है, किसी भी रेस से रिलेटेड है, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, या फिर सेक्स बेसिस पे जो है, सेक्स मींस किसी भी टाइप का जेंडर है, चाहे वो फर्स्ट जेंडर मैन है, मेल है, फीमेल है, चाहे वो थर्ड जेंडर है। अब थर्ड जेंडर भी कंसीडर किया जाता है लीगली। तो अगर ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, ये किसी भी पर्सन को एंटर करने से नहीं रोकेगा, प्रोहिबिशन नहीं करेगा। ये प्रोहिबिशन जो है डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो लगाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी जगह में एंटर करने का, किसी भी शॉप के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करने के लिए, होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, होटल्स के अंदर, और कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेसेस जो होती हैं उनके अंदर एंटर करने के लिए जो है, एसेस करने के लिए जो है, रोकेगा नहीं इन ग्राउंड्स के बेसिस पे। अब इसी चीज के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो है कि जो शॉप्स है ना, अब शॉप वर्ड यूज हो रखा है 15 क्लॉज 2 के अंदर। 15 क्लॉज 2 के अंदर जो है शॉप वर्ड यूज हुआ है, तो शॉप के अंदर काफी चीजें इंक्लूड हुई हैं। जैसे कि अब इसके अंदर हम लॉयर का क्लिनिक जो होता है वो भी इसमें आएगा, लॉयर क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक, डॉक्टर्स क्लिनिक।
सॉरी, यहाँ लॉयर क्लिनिक नहीं, लॉयर्स ऑफिस आएगा। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दिस। लॉयर्स ऑफिस, डॉक्टर्स क्लिनिक एंड इस टाइप के जो होते हैं, इन चीजों को भी इंक्लूड किया जाएगा। इवन बरियल प्लेसेस, बरियल प्लेसेस, पब्लिक ग्राउंड्स, इवन पब्लिक ग्राउंड्स, पार्क्स होती हैं, ये जो चीजें हैं ये भी जो है इंक्लूड की जाती हैं क्लोज 2 के अंदर। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये चीजों को इंक्लूड तो किया जाएगा, भले ही ये प्राइवेट है, जहाँ ये पब्लिक है, जहाँ ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की एडेड है, चाहे अनएडेड है, चाहे गवर्नमेंट जो है इसको एड करती है चाहे नहीं करती है इसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी यही है कि वो जो है पब्लिक होनी चाहिए, डेडिकेटेड टू पब्लिक होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक को डेडिकेट होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि जो वो प्रॉपर्टी है वो एडेड ही होनी चाहिए गवर्नमेंट से। एडेड और अनएडेड दोनों टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। सो आई होप क्लोज 1 एंड क्लोज 2 जो है दोनों क्लियर हैं। अब आ जाओ क्लोज 3 के ऊपर। आर्टिकल 15 क्लोज 3 जो है ये स्पेशल प्रोविजन है विमेन एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग। इसके ऊपर मोस्ट फेमस एंड लैंडमार्क जजमेंट भी आई थी, वो थी यूसुफ अब्दुल अजीज, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। स्टेट ऑफ बॉम्बे और 1954 का केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था। 1954 सुप्रीम कोर्ट केसेस, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। So, under this case, in this case, section 497 of Indian Penal Code was challenged that जो women है, women should also be held liable for adultery। इन्होंने बोला था कि जो चैलेंज क्या हुआ था, 497 को चैलेंज किया था कि एडल्ट्री के अंदर जो मेल पर्सन है उसको तो हम लाइबल करवा रहे हैं, उसको तो लाइबल हेल्ड करा रहे हैं वहां पे, लेकिन वहां पे हम विमेन को जो है हम उसको क्यों छोड़ रहे हैं, ये चीज जो है चैलेंज हुई थी इस केस के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो चीज है जो कि हम हेल्ड, जो हम लाइबल नहीं कराते हैं विमेन को एडल्ट्री के केस में, ये जो है कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारे पास पावर है, हमारे पास यो है राइट है कि हम विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल जो है लॉ बना सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो इस टाइप की प्रोविजन है जो 497 है वो विमेन के लिए क्लॉज 3 जो है उसके अंदर फॉल करती हैं। सो जो जो चैलेंज था ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज बोली थी कि आर्टिकल 15 क्लोज 3 जो है वो इसी टाइप की जो प्रिविलेजेस हैं विमेन को प्रोवाइड करती हैं। तो विमेन प्लस चिल्ड्रन दोनों को प्रोवाइड करती हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजन है विमेन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए, ये जनरल स्पेशल प्रोविजन है, ये किसी टाइप की एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास पावर है। आगे आ जाओ क्लोज 4 के ऊपर। 15 क्लोज 4 क्या कहता है, 15 क्लोज 4 कहता है कि ये स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए, SEBC। SEBC का क्या मीनिंग है, SEBC का मीनिंग है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज, एसटीज, ये जो कैटेगरीज हैं इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके, स्पेशल लॉ बना सके, इनके एडवांसमेंट के लिए, इनकी जो हालात हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको सुधारने के लिए, एजुकेशन में एडवांसमेंट के लिए, इन चीजों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो स्टेट है उसके पास पावर है स्पेशल लॉ क्रिएट करने की, स्पेशल लॉ बनाने की। आई होप ये क्लियर है। 15 क्लोज 4। 15 क्लोज 5।
15 clause 5 talks about educational institutions for SC, BCs, SCs and STs। अब पहले तो उन्होंने बोला कि इनके एडवांसमेंट के लिए, अब फिफ्थ क्लॉज में बोल दिया कि इनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको बनाने के लिए अलग से, इनके लिए उनमें एडमिशन लेने के लिए स्पेशल प्रोविजन जो है 15 क्लॉज 5 में दे रखी है कि इनको जो है स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड किए जाएंगे जब ये एडमिशन लेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज एंड एसटीज। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये 15 क्लॉज 4 एंड 5 के अंदर आती हैं, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि ये जो आर्टिकल 30 का क्लोज 1 है ना, उसके लिए उसके ऊपर अप्लाई नहीं होएगा ये, मतलब कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चीजों के लिए हो सकता है उसमें अदर देन बोला हुआ है। इसका मतलब ये जो है 15 क्लोज 4 एंड 5 जो है ये एक्सेप्शन है 30 क्लोज 1 की, जिसके अंदर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मींस कि जैसे कि माइनॉरिटी, जैसे कि तुम बोल सकते हो कि मुस्लिम के लिए अलग से, या मुस्लिम जो है ये कम्युनिटी जो है ये लोग बहुत कम है हमारे इंडिया में, या फिर यू कैन से कि स्पेशल गर्ल्स के लिए स्कूल कॉलेज, बॉयज के लिए स्पेशल, तो ये माइनॉरिटी हो जाता है, ये माइनॉरिटी ग्रुप है। और इसके लिए ये जो होता है, ये चीज जो होती है इसमें जो है पूरी पावर होती है गवर्नमेंट के पास कि वो जो है ऐसे अलग अलग जो है करवा सकते हैं। यहाँ पे जेंडर्स जो है, यहाँ पे इनइक्वालिटी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस टाइप की जो है हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 15 के अंदर नहीं आई। ये नेक्स्ट फर्दर आर्टिकल हम स्टडी करेंगे, उसके अंदर प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 15 में ये चीज प्रोवाइडेड नहीं है। अब आ जाता है क्लोज लास्ट जो है आर्टिकल 15 का, वो है क्लोज 6। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि 2019 तक जो थे सिर्फ 1 से लेके 5 क्लोजेस थे, 2019 में क्लोज 6 जो है ये ऐड किया गया है, 2019 अमेंडमेंट जो है, ये जो अमेंडमेंट है इस बार 103rd अमेंडमेंट थी, ये 103 जो थी अमेंडमेंट थी ये 2019 में जो हुई है, तो उसके दौरान जो है ये क्लोज ऐड किया गया है। और ये क्लोज में क्या बोला गया, पहले जो 4 एंड 5 जो क्लोज थे इसके अंदर तो स्पेसिफिकली उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए ये जो है प्रोविजंस है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, एससीज के लिए था, एसटीज के लिए था, लेकिन जो इनके अलावा जो बाकी कैटेगरीज हैं, जो वीकर सेक्शंस है, वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन जो है बना दी गई है 15 क्लोज 6 के अंदर। अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस मतलब कि वो सेक्शंस जो कि एससीबीसीज में नहीं आते, ना एससीज में आते हैं ना एसटीज में आते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है हरिजन्स जो होते हैं, ये आते हैं अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में। तो इसी टाइप के और भी बहुत कैटेगरीज हैं जो कि इनके अलावा, तीनों चारों के अलावा जो है और आती हैं, वो सारी आ जाएंगी 6 क्लोज के अंदर। अब मेन जो बात है अब वो ये है कि वीकर सेक्शन क्या होता है, जो होता है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ड जो यूज हुआ है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जो है आर्टिकल 15 के अंदर ही दे रखा है एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा सकता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो टर्म है ये कहाँ पे डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है आर्टिकल 15 की एक्सप्लेनेशन में, आर्टिकल 15 की एक्सप्लेनेशन में। सो एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 16 economically weaker sections shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage। मतलब कि अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को
कौन कंसीडर करेगा कि ये पर्सन जो है ये वीक है, ये वीकर सेक्शन है, इनको स्टेट करेगा। कैसे करेगा, किसके बेसिस पे करेगा, फैमिली इनकम के बेसिस पे एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज या किसी और टाइप की इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, या फिर मेनली जो है इनकम जो है फैमिली की देखी जाती है। फादर की जो इनकम है वो देखी जाएगी, अगर फादर जो है एज ए कर्ता जो है उस फैमिली का है। कर्ता जो है हिंदू लॉ में हम पढ़ेंगे, वैसे कर्ता का पता होना चाहिए। कर्ता जो होता है हेड ऑफ द हिंदू फैमिली जो होता है उसको कर्ता बोलते हैं। वो फादर भी हो सकता है, फादर ही जनरली, अभी तो जो है पैटर्नल ही चलता है, मैटरनल अभी मदर साइड से कुछ नहीं है, तो जब उसको डिस्कस करेंगे हम उसको डीपली पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 के ऊपर मेजर एंड लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ये जितनी भी शो हो रही हैं अभी, ये सारी जो हैं ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। अभी मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगी, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है थोड़े से लेंदी हैं ये सारे। इनके सबके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा जो है बताना है कि इनके फैक्ट्स क्या थे और इनके अंदर डिसाइड क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड दूसरी बात ये कि हमारे जो जुडिशरी का एग्जाम है ना, उसके अंदर हाई कोर्ट के जजमेंट्स नहीं हमें इतनी इंपॉर्टेंट रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो है स्टडी करने हैं हमेशा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस का ही रेफरेंस जो है दिया जाता है। जब हम वो करते हैं एडवोकेसी भी करते हैं तो उसमें जब रेफरेंस देते हैं किसी केस का, हम हाई कोर्ट के केस का नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस का रेफरेंस भी दिया जाता है। तो ये जो होता है रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये जो है, तो सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट्स पढ़नी है। और मैं अब वीकेंड पे जो है आपको लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर भी जो है वीडियोस बनाऊंगी, लेक्चर्स दूंगी उनके ऊपर भी, तो उनको भी देख लेना एक बार। इस बार सैटरडे संडे जो है मेरा मेन जो टारगेट है वो लैंडमार्क जजमेंट्स का ही है। सो उसके अंदर जो है हम जैसे भी डेली की 5 to 7 जजमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी जो है इन केसेस को हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। सो अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा जो है यूट्यूब चैनल भी है एंड हमारा जो वेबसाइट भी है जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेक्चर्स की, या फिर कोई भी लेजिस्लेशन लॉ के ऊपर जो कि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टडी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट हो नोट्स की या फिर लेक्चर्स की, then you can visit our website, that is www.onlinelawclass.com, or you can visit our website, or you can subscribe our YouTube channel. So thanks and bye for now.